इस वीडियो में मेनली कवर करने वाले हैं ऑर्डर टू रूल टू, जो कि बात करता है होल क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि ऑर्डर टू रूल टू कहता क्या है, जो कि फ्रेम ऑफ सूट से रिलेटेड है। और ऑर्डर टू रूल टू में जो डिफरेंसेस दिया हुआ है, ओमिट और रिलिंक्विश के उस डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। और ऑर्डर टू रूल टू एंड रेस जुडिकाटा के बीच के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम ऑर्डर टू रूल टू के जो 3 क्लोजेस सब क्लोजेस दिए हैं उन्हें समझेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, एंड रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को समझेंगे जो ऑर्डर टू रूल टू के ऊपर आई हुई है। तो पहले समझते हैं हम ऑर्डर टू रूल टू कहते किसे हैं। जब कोई डिस्प्यूट सेम कॉज ऑफ एक्शन से एराइज होती है और उस डिस्प्यूट से अगर 2 या 2 से अधिक क्लेम के लिए एंटाइटल्ड हो, तो इन दिस केस वो अगर जब सूट फ्रेम करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करने के लिए, तो उस जो सूट वो फ्रेम करता है उस प्लेंट में वो कुछ क्लेम को मेंशन करता है और कुछ क्लेम को वो ओमिट या रिलिंक्विश कर देता है, जो हम आगे समझने वाले हैं ओमिट और रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है। तो ये जो ओमिट या रिलिंक्विश कर देता है, त्याग देता है या छोड़ देता है अपने क्लेम को, तो वो त्यागा या छोड़ा हुआ क्लेम को वो इन फ्यूचर जाकर फिर से वो सूट फाइल करके क्लेम नहीं कर सकता है। तो बेसिकली ऑर्डर टू क्या कहना चाहता है कि जितना भी क्लेम है, प्लेंटिफ जितने भी क्लेम के लिए एंटाइटल्ड है, वो एक साथ एक ही सूट में फ्रेम हो जानी चाहिए। ऑर्डर टू, अब समझते हैं ऑर्डर टू के रूल 1 को इन शॉर्ट में, जैसा कि हमने इन डिटेल्स में पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो इन शॉर्ट में क्या कहता है ऑर्डर टू रूल 1 की सूट ऐसी फ्रेम होनी चाहिए कि जिससे उस सूट की एक्चुअल डिस्प्यूट है वो सामने आ पाए, और फर्दर लिटिगेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये रूल 1 कहती है कि बाद में जाकर इस डिस्प्यूट के अगेंस्ट फिर से एक सूट फाइल ना हो। तो इसीलिए सूट ऐसी फ्रेम हो जिससे उस डिस्प्यूट के एक्चुअल डिस्प्यूट सामने आए और कोर्ट उसकी फाइनल डिसीजन ले पाए, जिससे आगे जाकर फिर से एक सेपरेट सूट फाइल ना हो सेम कॉज ऑफ एक्शन से एराइज हुए डिस्प्यूट पर। तो ये रहा रूल 1। रूल 2 अब क्या कहता है हम वो समझते हैं। रूल 2 में जाने से पहले हम समझते हैं ओमिट और रिलिंक्विश के बीच के डिफरेंसेस, क्योंकि मेनली हमारा रूल 2 जो बात करता है ओमिट और रिलिंक्विश क्लेम के बारे में। तो ओमिट मीन्स होता है कि अनइंटेंशनली जब हम कोई क्लेम मेंशन करना भूल जाते हैं, मीन्स हम मेंशन नहीं करते हैं अपने सूट फ्रेम करने के वक्त, तब वो ओमिट कहलाता है। और रिलिंक्विश होता है कि इंटेंशनली हम अपने क्लेम को मेंशन नहीं करते हैं अपने सूट में फ्रेम करने के वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि जैसा कि प्लेंटिफ जो है 2 या 2 से अधिक सूट क्लेम के लिए एंटाइटल्ड है। वो क्या करता है, वो जानबूझकर क्या करता है कि एक क्लेम को छोड़ देता है कि ये क्लेम मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मैं 2 क्लेम के लिए ही सूट फाइल करूँगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो वो क्या करता है, ये सिर्फ 2 जो क्लेम के लिए सूट फाइल कर रहा है, जो एक क्लेम वो इंटेंशनली वो रिलिंक्विश कर रहा है, तो ये जो इंटेंशनली कर रहा है ये रिलिंक्विश कहलाएगा। और अगर मान लेते हैं कि प्लेंटिफ 2 या 2 से अधिक क्लेम के लिए एंटाइटल है, लेकिन वो क्या करता है कि 2 क्लेम को ही मेंशन करता है और एक क्लेम को वो मेंशन करना सूट में भूल जाता है, तो बाद में अगर वो चाहे कि इस जो क्लेम को वो भूल गया है मेंशन करना, उसको वो फिर से सेपरेट सूट फाइल करके उस क्लेम के लिए सूट फाइल करे, तो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो ये जो भूल गया है मेंशन करना अपने क्लेम को, ये ओमिट कहलाएगा। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ओमिट एंड रिलिंक्विश क्लेम। अब समझते हैं ऑर्डर टू रूल 2 एंड रेस जुडिकाटा के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं। ऑर्डर टू रूल 2 बेसिकली बात करता है कि जब
कोई डिस्प्यूट सेम कोज ऑफ एक्शन से एराइज होती है और उस डिस्प्यूट से प्लेंटिफ 2 या 2 से अधिक क्लेम के लिए एंटाइटल्ड हो, और ये सेम कोज ऑफ एक्शन से जो क्लेम के लिए एंटाइटल्ड है 2 या 2 से अधिक क्लेम के लिए प्लेंटिफ, इनमें से कुछ क्लेम को वो ओमिट या रिलिंक्विश कर देता है, तो ये ओमिट और रिलिंक्विश किए हुए क्लेम के लिए अगर वो चाहे दोबारा से सूट फाइल करके इस क्लेम को पाने के लिए, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो ऑर्डर टू रूल टू बेसिकली बात करता है कि सेम कोज ऑफ एक्शन से एराइज हुए क्लेम के बारे में। अब रेस जुडिकाटा क्या कहता है कि मान लेते हैं प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करता है और उस सूट के जजमेंट या डिक्री से प्लेंटिफ जो है सेटिस्फाई नहीं होता है, तो प्लेंटिफ क्या चाहेगा कि फिर से सूट हम फाइल करेंगे, शायद इस बार हमारे फेवर में जजमेंट आ जाए। तो ये जो सोच रहा है वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे रेस जुडिकाटा में बताया गया है कि सेम पार्टी सेम कोज ऑफ एक्शन सेम डिस्प्यूट के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। तो बेसिकली डिफरेंसेस क्या है, ऑर्डर टू रूल टू बात करता है क्लेम के बारे में और रेस जुडिकाटा बात करता है कि आप सूट को दोबारा से फिर से वो सेम पार्टी सेम कोज ऑफ एक्शन सेम डिस्प्यूट के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। रेस जुडिकाटा और ऑर्डर टू रूल टू मोर और लेस सेम है, लेकिन ये कुछ हद तक डिफरेंट भी है। अब समझते हैं कि टू रूल टू सब क्लोज 1 कहती है कि अगर प्लेंटिफ सेम कोज ऑफ एक्शन से एराइज हुई डिस्प्यूट से अगर 2 या 2 से अधिक क्लेम के लिए एंटाइटल्ड है और वो कुछ क्लेम को रिलिंक्विश कर देता है, क्योंकि वो जिस कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन में वो सूट को फाइल करना चाहता है, सूट को लाना चाहता है, उसकी वजह से अगर वो अपने कुछ क्लेम को रिलिंक्विश कर देता है, तो ये रिलिंक्विश किया हुआ क्लेम को वो दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकता है, क्लेम नहीं कर सकता है। तो बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट से प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट को 80,000 रुपया देता है और डिफेंडेंट जो विथ इन टाइम प्लेंटिफ को वो 80,000 रुपया रिटर्न नहीं कर पाता है। तो इन दिस केस क्या होगा, प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक सूट फाइल करेगी, लेकिन प्लेंटिफ क्या चाहती है, ये सूट सिविल जज जूनियर डिवीज़न में फाइल करना। तो हम लोग के कोर्ट में क्या होता है कि एक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, सूट की वैल्यू के हिसाब से उसकी जुरिस्डिक्शन डिवाइड की गई है। सिविल जज जूनियर डिवीज़न में मान लेते हैं 50,000 और सीनियर डिवीज़न में अबव 50,000। तो जो 50,000 का जुरिस्डिक्शन है सिविल जज जूनियर डिवीज़न में, इन दिस केस प्लेंटिफ क्या करेगी, उस सूट की जो वो 80,000 डिफेंडेंट से पाती है, वो क्या करेगी, उस सूट में वो सिर्फ 50,000 ही मेंशन करेगी, बाकी के 30,000 रुपया वो रिलिंक्विश कर देगी, क्योंकि वो सूट को सिविल जज जूनियर डिवीज़न में लाना चाहती है जहाँ की जुरिस्डिक्शन है 50,000। तो ये जो रिलिंक्विश किया, उसने इंटेंशनली अपने क्लेम को रिलिंक्विश किया, छोड़ा है, तो ये जो छोड़ा हुआ क्लेम है इसको वो दोबारा से सूट फाइल करके क्लेम नहीं कर सकती है, ये सब क्लोज 1 कहता है। रूल 2 सब क्लोज 1 को डायरेक्ट लैंग्वेज में देख लेते हैं। एवरी सूट सेल्स इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। सेम कॉज ऑफ एक्शन से एराइज हुए क्लेम के लिए अगर प्लेंटिफ जितने सारे क्लेम के लिए एंटाइटल्ड है, वो सारे क्लेम को सूट में मेंशन करना होगा, और अगर इन केस वो अपनी कुछ जो एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम के कुछ पोर्शन को रिलिंक्विश कर देता है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए, टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट, तो इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए अगर वो अपने सारे क्लेम में से कुछ क्लेम को रिलिंक्विश कर देता है, तो वो रिलिंक्विश किया हुआ क्लेम को वो दोबारा से सूट फाइल करके क्लेम नहीं कर सकता है। ये रहा सीपीसी के ऑर्डर टू रूल 2 के सब क्लोज 1। टू रूल 2 के सब क्लोज 2 क्या कहती है कि अगर कोई सेम कोज ऑफ एक्शन से कोई डिस्प्यूट एराइज होती है और उस डिस्प्यूट से प्लेंटिफ एक या एक से ज़्यादा क्लेम के लिए एंटाइटल्ड है और उस क्लेम में से वो कुछ क्लेम को ओमिट या रिलिंक्विश कर देता है। ओमिट मीन्स अनइंटेंशनली वो मेंशन करना सूट में भूल जाता है, और रिलिंक्विश मतलब इंटेंशनली वो उस क्लेम को छोड़ देता है सूट में फ्रेम करना।
तो ये ओमिट या रिलिंक्विश किया हुआ जो क्लेम है, अगर वो दोबारा से सूट फाइल करके क्लेम करना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली हमारा ऑर्डर 2 रूल 2 की सब क्लोज 1 कहता है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए अगर वो कोई क्लेम को रिलिंक्विश करता है, और सब क्लोज 2 कहता है कि अगर वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली रिलिंक्विश करता है या ओमिट करता है क्लेम को सूट में फ्रेम करने के लिए, तब वो दोनों केसों में वो दोबारा से सूट फाइल करके क्लेम नहीं कर सकता है। अब समझेंगे इसे डायरेक्ट लैंग्वेज में। डायरेक्ट लैंग्वेज में ऑर्डर 2 रूल 2 सब क्लोज 2 क्या कहती है? वेयर अ प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली रिलिंक्विशेस, मीन्स ओमिट और इंटेंशनली रिलिंक्विशेस एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम। अगर जहाँ प्लेंटिफ अपने क्लेम के कुछ पोर्शन को इंटेंशनली रिलिंक्विश करता है या ओमिट करता है, इन दिस केस ही शेल नॉट आफ्टरवर्ड सू इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्शन सो ओमिटेड और रिलिंक्विस्ड। तो बाद में दोबारा से वो सूट फाइल करके वो ओमिटेड और रिलिंक्विस्ड क्लेम को नहीं मांग सकता है, सूट फाइल नहीं कर सकता। ये रहा ऑर्डर 2 रूल 2 के सब क्लोज 2। ऑर्डर 2 रूल 2 सब क्लोज 3 कहती है जब प्लेंटिफ अपने क्लेम में से कुछ क्लेम को वो ओमिट कर देता है विद द कोर्ट परमिशन, कोर्ट के परमिशन से अगर वो कुछ क्लेम को ओमिट करता है, मीन्स मान लेते हैं कि वो अपनी सूट फ्रेम करते वक्त कुछ क्लेम को वो ओमिट मेंशन करना भूल जाता है, लेकिन वो जो भूल गया है अगर उसके कोर्ट की परमिशन मिल जाए कि वो दोबारा से सूट फाइल कर सकता है उस ओमिट किया हुआ क्लेम से, तो क्लेम के लिए, तो वो ऐसा कर सकता है। अगर कोर्ट परमिशन नहीं देती है ये ओमिटेड किया हुआ क्लेम को दोबारा से सूट फाइल करने के लिए, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इन जनरल क्या कहता है कि जब कोई प्लेंटिफ अपने ओमिटेड किए हुए क्लेम को दोबारा से सूट फाइल करेगा विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसीलिए सूट फ्रेम करते वक्त वो सारे क्लेम मेंशन होनी चाहिए। अब समझते हैं इसे डायरेक्ट लैंग्वेज में क्या कहती है। A person shall entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of such reliefs. Means अगर कोई व्यक्ति, मान लेते प्लेंटिफ एक से अधिक क्लेम के लिए एंटाइटल्ड है, तो इन दिस केस वो क्या कर सकते हैं, वो जितना क्लेम के लिए एंटाइटल है वो सारे क्लेम के लिए वो सूट फाइल कर सकते हैं, सूट फ्रेम कर सकते हैं, या फिर उनमें से कुछ क्लेम के लिए भी वो सूट फाइल कर सकता है उसकी इच्छा अनुसार। बट इफ़ ही ओमिट्स, लेकिन अगर वो जो कुछ क्लेम को ओमिट कर देता है, तो इन दिस केस क्या होगा कि वो बाद में जाकर दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकता है उस ओमिटेड क्लेम के लिए। लेकिन इन दिस केस यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, कोर्ट की परमिशन। अगर कोर्ट की परमिशन हो तो वो दोबारा से सूट फाइल कर सकता है। 2 रूल 2 सब क्लोज 3 के एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। For the purpose of this rule, an obligation and a collateral security for its performance and successive claims arising under the same obligation shall be deemed respectively to constitute but one cause of action. ये obligation, collateral security, सक्सेसिव क्लेम, ये क्या है हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक्सप्लेनेशन क्या कहना चाहती है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि ऑब्लिगेशन एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी जो कि एक परफॉर्मेंस से अराइज हुई हो, या सक्सेसिव क्लेम जो एक ऑब्लिगेशन से अराइज हुई हो, लेकिन ये जो है सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज होनी चाहिए, तभी वो इनको एक साथ सूट फाइल कर सकता है। तो ये ऑब्लिगेशन एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ, जो कि बी बिल्डर है, और ए ने बी को 20 लाख रुपया दिया एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी दी थी बी को। ए का उसका घर, ए जो है उस बी जो है उसका घर बनवा कर देगा। मीन्स क्या है, बी जो बिल्डर है, ए ने इसको 2 लाख रुपया दिया कि बी जो है उसको घर बनवा कर देगा, लेकिन बी क्या करता है, उसे घर बनवा कर नहीं देता है, टाइम निकल गया। अब
ए क्या करेगा, घर बनवाकर नहीं दिया बी ने, इसीलिए ए बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल करेगा जिसमें उसने अपने कोलेटरल सिक्योरिटी की रिकवरी के लिए और डैमेजेस के लिए क्या क्या रिकवर कर रहा है, ये कोलेटरल सिक्योरिटी और डैमेजेस। तो डैमेजेस के लिए जो डैमेजेस क्योंकि ये ऑब्लिगेशन के लिए जो उसने कोलेट्रल एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी 2 लाख रुपया दिया और ये ऑब्लिगेशन था वो घर बनवा कर देगा, तो ये घर बनवा कर देगा, ये उसके लिए वो ऑब्लिगेशन के लिए वो डैमेजेस क्लेम करता है। और जो 2 लाख रुपया है उस जो एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी दिया था उसके लिए वो क्लेम करता है। तो अपने सूट में वो डैमेज यहाँ पे उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम नहीं किया है, यहाँ पे उसने सिर्फ दो ही क्लेम किया है, डैमेजेस एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी, मीन्स ऑब्लिगेशन एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी, जो कि सेम कॉज ऑफ एक्शन से एराइज हुई है। और ये सक्सेसिव क्लेम क्या है अब वो समझते हैं। सक्सेसिव क्लेम मीन्स क्या होता है कि ऐसी क्लेम जो सिर्फ वो एक ही बार क्लेम कर सकता है, दोबारा नहीं कर सकता है। मीन्स मान लेते हैं जैसा कि हमने पढ़ा था कि सेम कॉज ऑफ एक्शन सेम डिस्प्यूट से अगर प्लेंटिफ 2 या 2 से अधिक क्लेम के लिए एंटाइटल्ड है और उनमें से कुछ क्लेम को वो रिलिंक्विश कर देता है या ओमिट कर देता है, तो उस क्लेम को वो दोबारा से डिमांड नहीं कर सकता है, सूट फाइल नहीं कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बैरेक्ट में एक इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ये लैंडलॉर्ड है और ये टेनेंट है। लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट से 3 साल का किराया पाता है, रेंट पाता है। टेनेंट जो है 3 साल 1906, 1907 एंड 1908 का जो ईयरली पेमेंट है वो नहीं करता है लैंडलॉर्ड को। तो इन दिस केस लैंडलॉर्ड क्या करेगा, टेनेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा, तो लैंडलॉर्ड प्लेंटिफ कहलाएगा और टेनेंट डिफेंडेंट कहलाएगा। तो लैंडलॉर्ड जो है वो अपने क्लेम में 906 एंड 908 के जो ईयर की जो पेमेंट है उस पेमेंट के लिए वो क्लेम करता है, उस रेंट के लिए वो क्लेम करता है, और 907 को वो क्लेम नहीं करता है, सूट में मेंशन नहीं करता है। तो अगर वो चाहेगा कि बाद में दोबारा से सूट फाइल करके इसको क्लेम करना, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा रहा सक्सेसिव क्लेम, जो सेम कॉज ऑफ एक्शन से एराइज हुआ है, सेम एक ही ऑब्लिगेशन से। तो बेसिकली क्या कहता है एक्सप्लेनेशन, ऑब्लिगेशन या कोलेट्रल सिक्योरिटी या एंड सक्सेसिव क्लेम जो सेम कॉज ऑफ एक्शन से एराइज हुई है उसको वो क्लेम कर सकता है। बेसिकली क्या कहता है सक्सेसिव क्लेम एंड ऑब्लिगेशन इन कोलेट्रल सिक्योरिटी का जो क्लेम है, तो ऑब्लिगेशन इन कोलेट्रल सिक्योरिटी जैसा कि हमने समझा कि अपने जो बिल्डर है उस बिल्डर के अगेंस्ट जो ए है सूट फाइल करता है, जो उसने एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी 20 लाख रुपया दिया था उसके लिए, और डैमेजेस जो कि बिल्डर का ऑब्लिगेशन था कि वो उसे घर बनवा कर देगा, उस ऑब्लिगेशन को वो फुलफ़िल नहीं करता है, तो उसके लिए वो डैमेजेस क्लेम करता है। तो ये ऑब्लिगेशन एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी जो है वो अपने सूट में क्लेम कर सकता है। और सक्सेसिव क्लेम क्या है कि लगातार जो सूट अपने सूट में वो फर्स्ट क्लेम के लिए वो एंटाइटल हो सकता है, दोबारा उस क्लेम जो रिलिंक्विश किया हुआ अगर क्लेम हो उसके लिए वो अगर दोबारा से सूट फाइल करेगा तो उसके लिए वो एंटाइटल नहीं हुआ। तो मेनली सक्सेसिव क्लेम क्या कहता है कि वो फर्स्ट क्लेम के लिए एंटाइटल्ड होगा, प्लेंटिफ फर्स्ट क्लेम के लिए वो सूट फाइल कर सकता है, अदरवाइज़ वो जो बाद का क्लेम रहेगा जो ओमिट या रिलिंक्विश किया रहेगा उसके लिए वो नहीं कर सकता है। तो ये रहा सक्सेसिव क्लेम एंड ऑब्लिगेशन एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब समझते हैं हम डिस्कस करेंगे रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है जो कि ऑर्डर 2 रूल 2 पे आधारित है। जजमेंट का नाम है कुडलकोर पावर जेन कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस चेम्प्लिस्ट कुडलकोर विनिलिसिस लिमिटेड एंड अनदर 2025 सुप्रीम कोर्ट। अब समझते हैं इसके फैक्ट ऑफ द केसेस क्या है, फिर जजमेंट पे आते हैं। इस केस में क्या होता है कि प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट के बीच एक सेल एग्रीमेंट होती है, सेल ऑफ एग्रीमेंट। अब ये सेल ऑफ एग्रीमेंट में क्या होता है, प्लेंटिफ एज ए एडवांस कुछ रुपया देकर उस लैंड या प्रॉपर्टी
को की बुकिंग कर लेता है और एज अ सेल एग्रीमेंट वो खरीद लेता है। रजिस्ट्री नहीं होती है अभी, क्योंकि एक गवर्नमेंट का एक गाइडलाइंस आता है कि गवर्नमेंट बैन कर देता है कि अभी ये रजिस्ट्री नहीं होगी। तो इसलिए क्या होता है कि जो डिफेंडेंट है उसकी वो रजिस्ट्री नहीं करता है उस लैंड या प्रॉपर्टी की। तो इन दिस केस प्लेंटिफ को सुनने में आता है कि डिफेंडेंट जो है वो थर्ड पार्टी को बिक्री करना चाहता है। वो जो सेल ऑफ एग्रीमेंट जिस लैंड या प्रॉपर्टी के लिए उसने डिफेंडेंट से की थी, वही लैंड और प्रॉपर्टी की सेल डिफेंडेंट जो है थर्ड पार्टी को मीन्स किसी दूसरे को वो सेल करना चाहता है। तो इन दिस केस क्या करता है, प्लेंटिफ कोर्ट में सूट फाइल करता है जहां उसने परमानेंट इंजंक्शन की क्लेम करता है। परमानेंट इंजंक्शन वो चाहता है और कोर्ट उसे परमानेंट इंजंक्शन दे देती है। अब क्या होता है, बाद में जो है जो गवर्नमेंट की बैन लगी थी कि अभी वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं की जाएगी, वो बैन हट जाती है और बोल देती है कि अब वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करी जा सकती है। तो इन दिस केस अब क्या करता है जो प्लेंटिफ है, अब दूसरा सूट फाइल करता है जहां उसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट की डिमांड करती है। जो एग्रीमेंट उसने डिफेंडेंट के साथ की थी, वो एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए वो एक सूट फाइल करती है। तो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जैसा कि ऑर्डर 2 रूल 2 में बताया गया था कि सेम कॉज ऑफ एक्शन से एराइज हुए डिस्प्यूट के अगेंस्ट अगर कोई प्लेंटिफ जितने सारे क्लेम के लिए एंटाइटल्ड है उनमें से कुछ क्लेम को वो रिलिंक्विश कर देता है या ओमिट कर देता है, तो वो क्लेम को वो जो सेम कॉज ऑफ एक्शन से एराइज है उसके लिए वो दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ये ऑर्डर 2 रूल 2 जो है पार्ट नहीं है इन दिस। क्योंकि यहाँ पे प्लेंटिफ जो है जब गवर्नमेंट की बैन थी कि ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं की जा सकती, तो यहाँ पे वो बाउंड था कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की क्लेम नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने सिर्फ परमानेंट इंजंक्शन के लिए क्लेम किया। लेकिन बाद में वो बैन हटने के कारण उसकी एक क्लेम और एराइज हो जाती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम डिमांड करने के लिए। तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम डिमांड करता है दोबारा से सूट फाइल करके जो सेम कॉज ऑफ एक्शन से एराइज हुई है। तो बेसिकली हमारा ऑर्डर 2 रूल 2 की सब क्लोज 3 में बताया गया है कि अगर कोई प्लेंटिफ किसी कोर्ट के परमिशन लेकर अगर किसी क्लेम को ओमिट करता है तो उस ओमिट किया हुआ क्लेम को वो दोबारा से सूट फाइल कर सकता है। और अगर वो जब वो क्लेम सूट जितने क्लेम के लिए वो एंटाइटल है वो सारे क्लेम के लिए वो सूट फाइल कर देता है और उस सूट के चलने के दौरान या वो सूट के ख़त्म होने के बाद दूसरा अगर नया कोई क्लेम एराइज होता है उस सेम कॉज ऑफ एक्शन से, जो क्लेम के पहले जिस क्लेम के लिए वो पहले एंटाइटल नहीं था लेकिन अभी वो एंटाइटल है, तो उस क्लेम के लिए वो सूट फाइल कर सकता है। तो वही रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ इस जजमेंट में, जहाँ प्लेंटिफ जो है पहले जो गवर्नमेंट की बैन थी कि ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं की जा सकती, इसीलिए उसने परमानेंट इंजंक्शन के लिए क्लेम किया। बाद में जब गवर्नमेंट की बैन हट गई कि अब ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की जा सकती, इसीलिए वो बाद में सूट फाइल करके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट उसने करवाई थी डिफेंडेंट के साथ, उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए सूट फाइल करता है। तो यहाँ पे वो ऑर्डर 2 रूल 2 जो है बार्ड नहीं है। हमने कवर किया ऑर्डर 2 रूल 2 के 3 क्लोजेस, सब क्लोज 1, 2 एंड 3 विथ एक्सप्लेनेशन और डिफरेंसेस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड ऑर्डर 2 रूल 2 एंड डिफरेंसेस बिटवीन ओमिट एंड रिलिंक्विश ऑफ क्लेम एंड ऑर्डर 2 बेसिकली क्या कहना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट।